वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष समाज शास्त्र पेपर 2 के बारे में। और पेपर 2 से जो चैप्टर होगा वो 7वां नंबर चैप्टर होगा। इससे पहले आपको ज्ञात होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6 लेक्चर मतलब अपलोड हो चुके हैं, जिनमें हमने बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा कर ली, जैसे आर्थिक कारक के कारण से किस प्रकार से राजनीति में समाज में परिवर्तन होता है, राजनीतिक कारकों से किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसी प्रकार से तमाम सारे कारक को हमने समझा। इसी श्रृंखला में आज 7वां लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम समझेंगे सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक। जी हाँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है जो कल्चरल रीजन होता है सोशल चेंज का। ठीक, तो यानी सांस्कृतिक कारक जो होता है किसका, सामाजिक परिवर्तन का। इससे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाए, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाए, चाहे दीर्घ उत्तरीय में। तो एक प्रश्न यहाँ से तय होता है बिल्कुल आना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसी प्रकार से आपका सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा। ठीक, चलिए भैया शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना समय गवाए। तो बीए सेकेंड ईयर वाले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से आप अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रखे हैं तो भी आपका जो है लेक्चर्स अपलोड होंगे। साथ ही साथ अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है उसके भी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के अपलोड ही हो रहे हैं, हिंदी साहित्य के बीए के लेकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहा है। साथ ही साथ हमने, अगर आप जो है बीए के साथ साथ अगर किसी जो है बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस इत्यादि की, तो इसके लिए एक चैनल हमने क्रिएट करा है। उसका नाम है शुक्ला आईएएस एकेडमी। तो शुक्ला आईएएस एकेडमी हमने आज ही बनाया है। उस पर आने वाले समय में मैं उसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा बिल्कुल फ्री में। आपको चैप्टर वाइज वीडियो अपलोडेड होंगी, चैप्टर उसमें नहीं मतलब कि उसमें टॉपिक वाइज वीडियो होंगी, लेक्चर 1 लेक्चर 2, इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा। जैसे जियोग्राफी सब्जेक्ट हमने उठाया तो जियोग्राफी को एकदम से अंदर तक, एकदम से तह तक, यानी जहाँ से यूपीएससी लेवल तक पूछे जाते हैं प्रश्न, वहाँ तक चलेंगे और उसमें सारी बातें हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो शुक्ला आईएएस एकेडमी के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे हमारे चैनल्स में चला जाइए, जैसे हमारा जो आप जो है चैनल खोलेंगे उसमें जाएंगे, जो है होम पर ही, तो ऊपर सरकाते जाएंगे तो जहाँ पर बी ए क्रेकर होगा उसी के नीचे शुक्ला आईएएस एकेडमी होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शायद चाहे चैनल में चलाएंगे जाएंगे तो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा यहाँ से, या फिर आप जो है कहाँ से कर सकते हैं, आप इसको हमारा जो है सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी वीडियोस अपलोड नहीं करी है हमने, अपलोड करेंगे जल्दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, उस पर आप लोग अच्छा खासा प्यार दुलार दिखा रहे हैं अपना। इसी प्रकार से इस वीडियो पर भी दिखाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो भाई तो। अगर जो है हमारे चैनल से आप जुड़ चुके हैं तो आराम से तैयारी आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी। देखिए, अब हम किसके बारे में बात करेंगे भैया, सांस्कृतिक कारण के बारे में। सांस्कृतिक कारण क्या होते हैं किसको करने में, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारण क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कारण हेडिंग वाइज नहीं मिलेगी, क्योंकि सांस्कृतिक कारक जो होते हैं एक विशेष जो है स्थिति, मतलब एक जो है कंडीशन ऐसी होती है। सांस्कृतिक कारक जब बदलते हैं तो बड़ी दूर दराज स्थिति में बदलते हैं, मतलब बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। देखिए, विभिन्न लेखकों जैसे मैकाइबर एवं पेज ने अपने अनुसंधान निष्कर्षों के आधार पर यह दिखाने का प्रयास किया। मैकाइबर और पेज कौन है, समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। तो इसी समाज मतलब समाज को इन्होंने क्या कहा, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अगर इसी जाल में कोई परिवर्तन होता है तो उसको इन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है, मैकाइबर और पेज ने। ठीक है, तो इनके अगर ये इनके अनुसार कोई बात कही जाएगी मतलब सामाजिक परिवर्तन की, तो सांस्कृतिक बात ये कर रहे हैं कि सांस्कृतिक कारण कौन कौन से होते हैं। तो इनका सांस्कृतिक कारण होता है जो सामाजिक संबंध होते हैं, उनमें सांस्कृतिक कारणों से क्या परिवर्तन आता है, मैकाइबर और पेज कहेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। प्रयास किया गया है सांस्कृतिक कारक राजनीतिक परिवर्तन के निर्धारक कारक हैं। इन्होंने कहा सांस्कृतिक दशाएं सामाजिक परिवर्तन का न केवल एक प्रत्यक्ष कारक हैं, प्रत्युत परोक्ष रूप से उपयोगितावादी व्यवस्था को प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाती हैं। मतलब उपयोगितावादी व्यवस्था को प्रभावित करती हैं कौन, ये जो सांस्कृतिक कारक होते हैं, ये उपयोगितावादी व्यवस्था को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये प्रत्यक्ष कारक तो होते ही है, साथ ही साथ ये परोक्ष रूप से भी होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष सभी प्रकार से क्या कारक क्या होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं।
ठीक है। उसके बाद में और देखेंगे, मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि संस्कृति की निर्देशक भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा इन्होंने कि सभ्यता के साधनों को एक जहाज के रूप में चित्रित किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि सभ्यता के जो साधन होते हैं, यानी जो सभ्यता का जो साधन होता है उसको हम एक जहाज मान सकते हैं। ठीक है, एक जहाज माना इन्होंने जो विविध बंदरगाहों पर यात्रा करता है। अब जहाज इन्होंने कौन सी जहाज मानी? पानी वाली जहाज मानी है, जो विभिन्न बंदरगाहों पर क्या करता है? यात्रा करता है। तो साधनों मतलब सभ्यता के साधन एक जहाज की भांति होते हैं जो विभिन्न बंदरगाहों पर यात्रा करते हैं, और जिस बंदरगाह की यात्रा मतलब जिस बंदरगाह की हम यात्रा करते हैं उसका चुनाव सांस्कृतिक आधार पर होता है। जहाज के बिना हम बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहां तक है संस्कृति और सभ्यता की, तो दोनों एक दूसरे के जो है क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। मतलब सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो सभ्यता के साधन होते हैं वो एक जहाज की भांति होते हैं, जो अन्य तमाम प्रकार के बंदरगाह पर जाते हैं, बंदरगाह की यात्रा करते हैं। उसका चुनाव संस्कृति के आधार पर ही होता है। जहाज के बिना हम बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकते। तो अगर यात्रा हमको करनी है तो हमको मतलब जो सभ्यता रूपी साधन होता है यानी जहाज, उसका हमको सहारा लेना पड़ेगा। जहाज की प्रकृति के अनुसार हम तेजी या धीरे यात्रा कर सकते हैं, लंबी अथवा छोटी यात्रा करते हैं। जहाज पर पाई जाने वाली दशाओं के साथ हमारा जीवन समायोजित होता है तथा हमारे अनुभव तदनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु जिस दिशा में हम यात्रा करते हैं वह जहाज के अभिकल्प के द्वारा पूर्व निश्चित नहीं होता है। यह सहज जितना ही कार्यकुशल होगा उतने या जहाज जितना ही कार्यकुशल होगा, जितना अधिक कार्यकुशल होगा, उतने ही अधिक बंदरगाह हमारे चुनाव में सम्मिलित होंगे। मतलब ये है कि जहाज जो होती है पानी की, इन्होंने बताया कि सभ्यता का साधन होता है। साथ ही साथ संस्कृति क्या होती है? तो संस्कृति को इन्होंने बताया, क्या बताया संस्कृति को? तो जो नाव होती है यानी जो आपका जो है जहाज है वो क्या है? वो सभ्यता है। और जो उसमें जो सारी प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि किस बंदरगाह पर ज़्यादा देर रुकना है, किस पर कम देर रुकना है, कहाँ बंदरगाह पर मतलब कि जो है आपको ज़्यादा लेन देन करनी, ज़्यादा व्यापार करना है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है? संस्कृति होती है। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति क्या होते हैं? एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही बात ये कहते हैं। ठीक है, कहने का इनका जो उदाहरण था जहाज का, यानी जहाज जो होता है एक तो सभ्यता होता है, जहाज क्या है? सभ्यता होता है। जहाज का एक टुकड़ा या एक भाग क्या होता है? संस्कृति होता है। ठीक, तो पहले सभ्यता मान लिया, जहाज आ गई। अब जहाज पर जब आप बैठते हैं तो जहाज को किस दिशा में मोड़ना है, तो कौन मोड़ेगा? वो आप मोड़ेंगे। यानी जो आपके मन में जो विचार होंगे संस्कृति के अनुसार आपका जहाज इधर उधर जाएगा। किस जो है स्थान पर ज़्यादा देर रुकना है, किस पर कम देर रुकना है, कहाँ पर व्यापार ज़्यादा करना है, ये आप निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होता है, ये जहाज को नहीं पता होता, यानी सभ्यता को नहीं पता होता कि किस दिशा में जाना है। लेकिन ये बात संस्कृति को पता होती है कि जहाज को किस दिशा में ले जानी है, किस बंदरगाह की तरफ ले जाना है। तो संस्कृति क्या करती है? तो संस्कृति को पता होता है कि किस दिशा में जहाज को ले जाना है। तो संस्कृति क्या करेगी? संस्कृति ही तो परिवर्तन करेगी भैया। जब संस्कृति को ही पता है कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, तो भैया कल को मान लिया कि सुएज नहर के माध्यम से जा रही थी, और हो सकता है कल को पनामा नहर घूम करके जाए, या फिर सुएज नहर ही ना जाए, या फिर जो है वहां से घूम करके जाए अफ्रीका के पूरा नीचे से अमेरिका की ओर। ठीक, तो ये सारे मुद्दे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान है डॉसन एवं गेटिस। डॉसन एवं गेटिस मतलब डॉसन और गेटिस ने क्या कहा? इन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में लिखा है कि संस्कृति सामाजिक परिवर्तन की दिशा निर्धारित करती है। क्या करती है संस्कृति? ये दिशा निर्धारित करती है किसकी? सामाजिक परिवर्तन की। कि सामाजिक परिवर्तन जो होगा वो किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये कौन बताता है? ये संस्कृति बताती है। ठीक, उसे गति प्रदान करती है कौन? संस्कृति। तो परिवर्तन को गति प्रदान करती है संस्कृति, परिवर्तन की दिशा निर्धारित करती है संस्कृति, और उन सीमाओं का निर्धारण करती है जिसके बाहर सामाजिक परिवर्तन नहीं जा सकते। यानी यह भी बता देगी संस्कृति कि आप कहाँ तक अपने समाज को परिवर्तित कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बात करूं तो 368 में लिख दिया गया है कि क्या संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की संस्कृति है, लेकिन उसमें कुछ बाउंडेशन भी लिख दिए गए हैं कि आप यहीं तक ही संशोधन कर सकते हैं, यानी संविधान के मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ये बात बताई गई है। ठीक,
तो यही इसी प्रकार से क्या होता है, संस्कृति होती है। संस्कृति क्या करती है, तो संस्कृति परिवर्तन की दिशा निर्धारित करती है, संस्कृति परिवर्तन को गति प्रदान करती है। संस्कृति जब ज़्यादा गति से लोग जाते हैं और ऐसा परिवर्तन करने लगते हैं समाज में जो कि सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक मानदंडों के या फिर सामाजिक जो प्रतिमान है उनके खिलाफ जाने लगते हैं, तो संस्कृति यह भी निर्धारण करती है कि यह परिवर्तन कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है। अर्थात संस्कृति सामाजिक परिवर्तन पर रोक भी लगाती है, यानी नियंत्रण भी करती है। आगे जब सामाजिक नियंत्रण चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि संस्कृति किस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण को रोकती है, मतलब सामाजिक नियंत्रण करती है, समाज में नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक, आगे देखते हैं कौन कहते हैं ऐसा, डॉसन और गेटिस महोदय। अगले सांस्कृतिक संस्कृति या सांस्कृतिक कारकों और सामाजिक परिवर्तन के बीच क्या होता है, गहरा संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं भैया, खूब बना के लिखे हैं। संस्कृति एवं संस्कृति या सांस्कृतिक कारकों और सामाजिक परिवर्तन के बीच गहरा संबंध पाया जाता है। तो कौन सा गहरा संबंध पाया जाता है, ठीक है, माता पिता का है कि पुत्र पिता का है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, किसका संबंध पाया जाता है। तो ये संबंध वो संबंध नहीं है, ये आप ऐसे बना करके लिख सकते हैं कि इस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो ऐसे ये कुछ की पॉइंट्स आप जो है हर वीडियोस में ध्यान रखते रहिए कि कहाँ पे कैसी शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। ठीक, संस्कृति जिसके अंतर्गत धर्म, प्रथा, संस्थाएं, रूढ़ियाँ, मूल्य, आदर्श, विश्वास आदि आते हैं। संस्कृति के अंतर्गत अब क्या क्या आते हैं तो आप देख लेते हैं। संस्कृति के अंतर्गत आपका धर्म आता है, प्रथाएं आती हैं, आपकी संस्थाएं आती हैं, जितनी भी रूढ़ियाँ होती हैं धर्म की वो आती हैं, मूल्य आते हैं आपके, यानी मूल्य मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, साथ ही साथ आदर्श, विश्वास यानी आइडल जो बिलीव होता है आपका, बिलीव्स वो आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें आपको पता हुई, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो संस्कृति के जो अंतर्गत कौन कौन सी, धर्म, प्रथा, संस्थाएं, रूढ़ियाँ इत्यादि आते हैं जो लोगों के बीच होने वाली अंतरक्रिया और सामाजिक संबंधों को अनेक रूपों में प्रभावित करते हैं। संस्कृति के आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि कौन किसके साथ कैसा संबंध स्थापित करेगा और इस संबंधों के आधार पर वह कैसा व्यवहार करेगा। यानी माता पिता का अगर पुत्र मतलब माता और पुत्र का संबंध है तो ममता, उसको उस प्यार को क्या कहा जाएगा, उसको ममता कहते हैं। अगर पिता और पुत्र में प्यार हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्नेह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको स्नेह कहते हैं। अगर अपने समकालीनता में मतलब बीबी से या फिर जो है आजकल जो बीबी से प्यार हो जाए, पत्नी से प्यार हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। लेकिन जो आजकल चल रहा है उसको मोहब्बत, इश्क और प्यार कहते हैं, जो कि अधूरा शब्द होता है और जो है हिंदी भाषा में ऐसी व्यवहारिक शब्दावलियाँ नहीं है जो आजकल के मुद्दे में चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के वो कैसा व्यवहार करेगा और परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच में कैसा संबंध होगा, एक दूसरे के साथ लोग कैसा व्यवहार करेंगे, यह निर्धारण कौन करता है, यह निर्धारण उस व्यक्ति की संस्कृति करती है या उस व्यक्ति के संस्कृति के द्वारा यह निर्धारित होता है। संस्कृति के अंतर्गत आने वाला धर्म सामाजिक परिवर्तन की दिशा निश्चित करता है। संस्कृति का भौतिक पक्ष आदतों के परिवर्तन में और अभौतिक पक्ष जो होता है व्यवहारों के परिवर्तन में योग देता है। जो संस्कृति का जो भौतिक पक्ष होता है, भौतिक पक्ष मतलब जो आजकल जो है नए नए उपकरण आने लगे, वो होता है संस्कृति का भौतिक पक्ष। और जो अभौतिक पक्ष होते हैं पुराने जो है अपने जो है जो पुरान मतलब मतलब अपने, ठीक, तो भौतिक जो पक्ष होते हैं में के परिवर्तन में मतलब होते हैं, आदत में परिवर्तन डालते हैं। जैसे आप पहले दातुअन करते थे, अब आप क्या कर रहे हैं, आप कोलगेट और जो है दंत कांति का मंजन करते हैं, तो आपकी आदत में परिवर्तन हुआ। पहले होता था लोग 6 बजे तक सोते थे सुबह, आज 10 बजे तक सोते हैं, ये आपकी आदतों में परिवर्तन हुआ। तो ये भौतिक पक्ष के कारण से हुआ, क्योंकि आपका जो है संस्कृति क्या होती है, संस्कृति में आपका ऐसे पंखा वगैरह आ गए, ऐसे भौतिक साधन आ गए। तो भौतिक साधन जो होते हैं संस्कृति के, इनसे मान लिया आप कूलर चला के सो गए भैया, तो नींद नहीं खुल रही है आपकी 10 बजे तक, तो ये क्या होता है, आदत में आपके परिवर्तन लाता है। कौन आदत में परिवर्तन कौन लाएगा, संस्कृति का भौतिक पक्ष। ध्यान रखेंगे, संस्कृति का भौतिक पक्ष होता है, मान लिया कूलर है तो कूलर खूब देर मतलब चला के सो जाओ, तो जहां पर 6 बजे उठते थे पहले, अब 10 बजे उठने लगे, तो आपकी आदत में परिवर्तन हुआ। आपके आदत में जब परिवर्तन हुआ तो ये क्या हो गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन। और जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो आपको देखेंगे आपके आरी पड़ोस वाले तो भी कहेंगे वहाँ फलाने 6 बजे तक सोते थे पहले, अब 10 बजे तक सोते, हम भी 10 बजे तक सोएंगे, वो भी 10 बजे तक। इसी प्रकार से पूरे समाज के लोग 10 बजे तक सोना प्रारंभ कर देंगे। आजकल आप शहरों में देखते
जानते होंगे 10 बजे सोने की प्रथाएं बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं। ठीक, स्टूडेंट लोग अधिकतर 10 बजे तक सोते हैं, रात में जगते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भौतिक पक्ष के कारण से ये परिवर्तन होता है आदतों में। जबकि अभौतिक पक्ष से परिवर्तन जो होता है वो व्यवहारों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? वो व्यवहारों में परिवर्तन होता है। तो जब आदत में परिवर्तन हो जाएगा तो व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो आदत में परिवर्तन व्यवहार के परिवर्तन को क्या करती है? बढ़ावा होते हो तो करते ही रहते हैं। लेकिन जो भौतिक पक्ष होता है ये भी आदत को परिवर्तित करता है। जब आदत परिवर्तित होती है तो व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। आगे देखते हैं, जब किसी समूह के लोगों की आदतें और व्यवहार बदलने लगते हैं तो सामाजिक परिवर्तन आ जाता है। सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में परिवर्तन लाकर सामाजिक परिवर्तन में योग देता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आर्थिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संस्कृति उत्तरदायी होती है। भारतीय संस्कृति की में बात करें तो भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद पर विशेष जोर दिया गया है। अध्यात्मवाद होता है धर्म। ठीक है, धर्म पर बहुत ज्यादा लोग धर्म पर विश्वास करते हैं अधिकतर, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोग आर्थिक प्रगति के प्रति उदासीन रहे हैं। तो जो आर्थिक प्रगति होती है, मतलब ज्यादा धन कमाने के चक्कर में जो धार्मिक लोग होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक, ये सब मोह माया कहते नहीं, मोह माया है ये सब। मतलब ये जो धन वन कमाने की इच्छा है, मतलब खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आएंगे, सिकंदर नहीं लेके गया कुछ, ही सारी बातें तमाम सारे चलते नहीं मुहावरे लोकोक्तियां समाज में कि एक दिन वैसे मर जाना है, मिट्टी की देहियां मिट्टी में मिल गई हैं तो काहे के लिए कमाएं। ठीक, और एक कहा गया कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अर्थात अगर आपका पुत्र जो है वो कपूत है, मतलब नालायक है, ठीक है, तो आपको उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता, आप धन इकट्ठा करेंगे वो गलत स्थान पर या गलत चीजों में व्यय कर देगा, उसका खात्मा कर देगा। अगर आपका पुत्र पूत सपूत तो का धन संचय, अगर आपका पुत्र क्या है, सपूत है यानी सुपुत्र है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा है, तो उसके लिए भी आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति जो होगा, वो पुत्र आपका जो सपूत होगा, वो स्वयं के लिए धन इकट्ठा कर लेगा यानी धनोपार्जन कर लेगा। तो इसलिए जो हिंदुओं में या फिर मुस्लिमों में अधिकतर हर क्षेत्रों में देखा जाए तो हर क्षेत्र का जो धर्म होता है वो कहता है आर्थिक क्षेत्रों पर कम, मतलब आर्थिक प्रगति जो होती है उस पर कम जो है बल दिया जाए, मतलब पैसों के लिए सारी बातें नहीं की जाती हैं। भारत में यही खासियत है। लेकिन अब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है, लोग पैसों के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। अब की मानसिकता पहले था कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब पूत कपूत तो भी धन संचय, पूत सपूत तो भी धन संचय। पूत कपूत है तो जेल में जाएगा तो उसको छुड़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर पूत सपूत है तो उसको और पढ़ाने के लिए फिर और ज्यादा जो है उसको पैसे कमाने के लिए धन संचयन की प्रवृत्ति चालू हो गई है। ठीक, तो अब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आज के टाइम पे। ठीक, चलिए, तो क्या होता है, अध्यात्मवाद पर भारत विशेष बल देता है, भारतीय संस्कृति जो है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोग आर्थिक प्रगति के प्रति उदासीन रहे हैं। यहाँ उतनी आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई जितनी अमेरिका में हो सकी है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि वहाँ की संस्कृति महत्व मिला। मैक्स वेबर ने बताया, ये मैक्स वेबर एक कि जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं वहां पूंजीवाद का विकास हो सकता है, जैसे हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म होता है, ये धर्म होता है ईसाई का ही टूटा हुआ भाग है, ईसाई धर्म का ही। तो यहाँ पर क्या होता है, पूंजीवाद का विकास होता है। पूंजीवाद मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में सरकारी चीजें ना हो, जहां पर लोग निजी कार्य कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उन्हीं को सारी चीज करने की, जैसे आज इंडिया में देख रहे हैं सबका निजीकरण हो रहा है हर एक क्षेत्र का, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, ये बेच नहीं रहे हैं कोई, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव है। इसका कारण यह है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आधारशिला संहिता की कुछ इस प्रकार की जाती है कि उसके अनुसार, मतलब उसके अनुरूप आचरण या व्यवहार करने पर पूंजीवाद का विकास स्वाभाविक है। इसके विपरीत इटली, स्पेन आदि देशों में पूंजीवाद का विकास नहीं होने का प्रमुख कारण यह है कि वहां पर कैथोलिक धर्म के अनुयायियों का होना है। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो धर्म के अनुयायी होते हैं, दोनों ही ईसाई होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो जहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म है वहां पर जो है पूंजीवाद का विकास, जहां पर कैथोलिक धर्म है वहां पर पूंजीवाद का विकास नहीं है। कैथोलिक मतलब पुराना ईसाईवाद। ठीक, ध्यान रखेंगे।
इस धर्म की आचार संहिता में कुछ ऐसी बातें हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था में विकास में सहायक नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि सांस्कृतिक कारक आर्थिक जीवन को काफी कुछ प्रभावित करते हैं। यहीं पर मैक्स वेबर ने तो पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन संघर्ष की विचारधारा दी, और विचारधारा में उन्होंने कहा जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको कम करने के लिए इन्होंने साम्यवाद और समाजवाद का भी विकास किया है। इस बात को भी आप नकार नहीं सकते। आगे देखते हैं, समाज जो होता है समाज विशेष के सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक संगठन एवं सामाजिक संरचना के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो समाज विशेष के सांस्कृतिक जो पर्यावरण होता है, कोई समाज होता है उसका एक सांस्कृतिक पर्यावरण होता है कि उस विशेष समाज में या फिर किसी समाज में जो संस्कृति होगी वो किस प्रकार से होती है। तो समाज की जो उसका जो पर्यावरण होता है, यानी उस संस्कृति का जो इन्वायरमेंट होता है उसके बीच में, और सामाजिक संगठन कुछ होते हैं उनके बीच में, साथ ही सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर के बीच में क्या पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। हिंदुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों की सामाजिक संरचना में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है, मतलब काफ़ी अंतर पाया जाता है। और इस भिन्नता के का कारण एक प्रमुख कारण है इन समाजों के सांस्कृतिक पर्यावरण का अंतर। मतलब हिंदू लोग कुछ अलग प्रथाएं मानते हैं, अलग रूढ़ियाँ, अलग विचार हैं उनके, मुसलमानों के कुछ अलग विचार है, ईसाइयों के कुछ अलग विचार है। तो हर एक क्षेत्र में संस्कृति का अपना अपना मानक होता है। मतलब हर एक क्षेत्र में, हर एक समाज में अपने अपने संस्कृति को लोग बढ़ावा देना चाहते हैं और अपने अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि जहाँ हिंदुओं में गोत्र और पाई जाती है, आप प्रवर और गोत्र विवाह, मतलब ये तो हिंदुओं में कोई गोत्र में विवाह करेगा, हिंदुओं में गोत्र होता है, तो गोत्र गोत्र कभी टकराना नहीं चाहिए। मतलब एक गोत्र का व्यक्ति दूसरे गोत्र में विवाह नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारा गोत्र, मैं बताऊं, अब मेरा गोत्र, तो मेरा गर्ग गोत्र है, मैं मामखोर सुकुल हूँ, मेरा गर्ग गोत्र है। ठीक, अब मेरा गर्ग गोत्र है तो गर्ग गोत्र की लड़की अगर कोई होगी तो उससे मेरी शादी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो बहन मेरी होगी। तो जो हमारे गोत्र की हैं वो मेरी बहन होती हैं, इसलिए हम उनकी शादी नहीं होंगे। साथ ही साथ क्या होता है, प्रवर विवाह, यहाँ पर एक विवाह होगा अप्रवर विवाह। मतलब देखते हैं कि पूरा गोत्र और साथ ही साथ वो पूरा का पूरा जो पटीदारी होती है वो सब एक ना मिले, तो पटीदारी में विवाह नहीं होगा, साथ ही साथ ना तो गोत्र में होगा ना तो उस वंश में होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे खूब दूर तक रिलेशन देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ तक विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। वही मुसलमानों की बात करूं तो मुसलमानों में अति निकट के मतलब रक्त संबंध को छोड़ दिया जाए, मतलब खून के रिश्ता को छोड़ दिया जाए। ठीक, तो मतलब कि भाई बहन सगे हैं तो छोड़ दो, बाकी चाचा के लड़के हैं, मौसी की मामा के लड़की हैं तो आप शादी कर सकते हैं। ठीक, मुसलमानों में ये प्रथाएं होती हैं, तो छोड़कर शेष समय में वैवाहिक संबंध स्थापित किया जा सकते हैं। इसी प्रकार हिंदुओं में विवाह को क्या माना जाता है, हिंदुओं में विवाह को एक सामाजिक संस्कार माना जाता है, एक जो है संस्कार है। तो हिंदुओं में विवाह क्या होता है, हिंदुओं में विवाह एक संस्कार होता है, जबकि जो मुसलमानों में विवाह होता है वो समझौता होता है, यानी मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या दस्तावेज होता है उस पर सिग्नेचर के तौर पर बनता है। इसलिए मुस्लिमों में तलाक जैसी व्यवस्था शुरुआत से ही पाई गई, हिंदुओं में ये एक संस्कार होता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। सप्तपदी का श्लोक सुना करके लोग एक दूसरे के बंधन में बंधते हैं। 7 वचन जो होता है, पत्नी कहती है, 7 जो है वचन मांगती है पति से, ये 7 बातें अगर आप मानेंगे तो मैं आपके बामांग में आऊंगी। लास्ट में जब विवाह संपन्न होता है उसके बाद में तब पति कहता है कि यदि 7 तो हम तुम्हारे मान लेंगे, ठीक है, लेकिन 5 मेरे भी मान लीजिए। ठीक है, तो पत्नी कहती है हाँ बोलिए 5 क्या चाहिए आपको। तो पत्नी जो कहती है, पत्नी क्या कहती है, तो मतलब पति फिर कहता है 5 वाक्य मांगता है कि क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम। मतलब अगर इन सभी स्थानों पर आपको जाना है तो हमसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लिया कहीं पर क्रीड़ा समूह है, कहीं पर खेल वगैरह हो रहा है, तो वहां पर आपको जाना है तो हमसे पूछना पड़ेगा। इसी प्रकार से शरीर, मतलब कहीं पर शरीर में उबटन तेल वगैरह लगाने के लिए कहीं पर जाना हो तो भी आपको हमसे परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं परदेश में रहूं तो आपको श्रृंगार से वर्जित रहना है, श्रृंगार नहीं करना है, पराये मर्दों के साथ नहीं जाना। इस प्रकार से होता है। ऐसे इसी प्रकार से स्त्रियां करती हैं कि यदि आपने पराई स्त्री के साथ संबंध बनाया
तो फिर उसी समय जो है वो मतलब नहीं बनाया तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी उस पर, कहते हैं मतलब सारी बातें करते हैं, वो सब मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ आप लोगों के समक्ष। तो ठीक है, तो अगर दूसरे स्त्री से संबंध बनाती हैं तो फिर वो मामला जो है वहीं से बिगड़ जाता है, तो ये बात कही गई थी। ठीक, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 19 विवाह अधिनियम, एक विवाह अधिनियम आया था, हिंदू विवाह अधिनियम। उसके बाद में भी एक विशेष विवाह अधिनियम आया उसके तहत। तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भी जो है क्या कर दिया गया था, 1954-55 में दोनों आया है साथ हुए। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें जो है हिंदुओं में विवाह विच्छेद की प्रथा चालू कर दी गई। आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा विवाह विच्छेद, वीडियो बना देख लीजिएगा। ठीक, तो विवाह विच्छेद हिंदुओं में होता है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। परिवार के क्षेत्र में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में बात करें, हिंदुओं में विशेषता संयुक्त परिवार का, तो ईसाइयों में नाभिक परिवार का प्रचलन होता है। नाभिक परिवार क्या होता है भैया, नाभिक परिवार होता है मतलब एक छोटा सा परिवार, मतलब जिसमें एक केंद्र हो, यानी माता पिता और उनके बच्चे, ये होता है नाभिक परिवार। ठीक है, एकाकी परिवार जिसको कहते हैं। किसी सांस्कृतिक समूहों में मातृ सत्तात्मक परिवार है तो किसी में पितृ सत्तात्मक, मतलब कोई ऐसा समाज है जहां पर पिता शासन करता है घर में, और कोई ऐसा समाज है जहां पर माता शासन करती है घर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहीं पर पिता शासन करते हैं लेकिन माता के इशारे पर करते हैं। ठीक, तो कई मुद्दे होते हैं। ठीक, वो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहीं पुरुषों की सामाजिक स्थिति स्त्रियों से ऊंची है तो उसके विपरीत कहीं पर स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से ऊंची है। तो अनेक प्रकार की दशाएं हैं। हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति प्रथा के कारण हिंदू संस्कृति और धार्मिक मान्यताएं हैं। यहाँ जाति प्रथा के पाए जाने का और इतने लंबे समय तक अनेक रूपों में लोगों के जीवन को प्रभावित करने का क्या है, एक कारण प्रमुख है, मतलब ये कारण प्रमुख है। यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं में कुछ अंतर आया है। जैसे कि जब जाति प्रथा है तो इतनी लंबी जाति प्रथा, धीरे धीरे क्या होगा, समाज बढ़ेगा, संयुक्त परिवार होगा तो उसका विघटन भी होगा, तो इसमें परिवर्तन आता रहेगा। तो जाति प्रथा में तमाम सारी जातियाँ, छोटी छोटी जातियाँ चली गई। जैसे पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी कि वह ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुरजन्य कृता ऊर्ध्वस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः, पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, सब परिवर्तित होता गया। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में धीरे धीरे कटती गई, बढ़ती गई। उसके बाद में जाति, एक जाति कई जातियों में बढ़ती गई। जैसे ब्राह्मण में ले लूँ तो ब्राह्मण एक तो एक जाति ही है, तो ब्राह्मण में मतलब ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय एक वर्ण है। कई, अब क्षत्रियों में कई क्षत्रिय होते हैं, एक चौहान के हैं, कोई दूसरे हैं, कोई अलग हैं। ठीक, इसी प्रकार से ब्राह्मण में कोई शुक्ला है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे हैं, कोई दुबे हैं। इसी प्रकार से आप वैश्य में देखते हैं, कोई गुप्ता है, कोई कौन है, कोई जो है, तमाम प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से शूद्रों में कई प्रकार की जातियां आ गई। तो ये परिवर्तन ध्यान रखेंगे। यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं में कुछ अंतर आया है, अतः स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव पनपने लगे हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रभाव बढ़ा है। लोग तार्किक दृष्टिकोण जो है अपनाने लगे हैं। सांस्कृतिक कारकों का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर काफी प्रभाव पड़ता है। संस्कृति ही यह निर्धारित करती है कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। कारखानों में वही वस्तुएं बनती है जिनका लोग प्रयोग करते हैं, और वे कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं यह बहुत कुछ किस पर निर्भर करता है, संस्कृति पर ही निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले अनेक आविष्कार जैसे कि मशीन, उपकरण, प्रौद्योगिकी कौशल या समग्र रूप से प्रौद्योगिकी परिवर्तन लोगों के मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों या अन्य शब्दों से संस्कृति पर निर्भर करते हैं। अर्थात मैं बताना चाहूँ, मान लिया आविष्कार तो हो गया, तो आविष्कार लोग उसी का करेंगे जो जानेंगे, मतलब संस्कृति के कारण ही आविष्कार को बढ़ावा मिलता है। तो जब संस्कृति जो है आपकी ठीक ठाक होगी तभी आप समाज में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी अर्थात जो समाज में आविष्कार हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपकी संस्कृति में वो सारी चीजें हैं, मतलब आपका इन्वायरमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक, किसी प्रौद्योगिकी का किस प्रकार का प्रयोग किया जाए उसका निर्धारण संस्कृति के द्वारा होता है। उदाहरण के रूप में कारखानों में आरामदायक भोग विलास की सामग्री तैयार की जाएगी, या युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र, या
बहुत कुछ संस्कृति पर निर्भर करता है। अब संस्कृति पर मतलब व्यक्ति को अगर जो है आराम करना हो तो सोफ़ा बनेगा वहाँ पे। अगर मान लिया बिस्कुट खाना मतलब पानी पीना तो पार्ले जी का बिस्कुट कटेगा। ठीक है? इसी प्रकार से अगर कहीं पे युद्ध छिड़ गया तो क्या बनेगा भैया? तो अस्त्र-शस्त्र बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सब संस्कृति ही बताती है कि क्या जो है एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके हिसाब से होता है। तो संस्कृति ही ये सारी चीज़ बताती है कि क्या हो रहा है तो क्या बनाना चाहिए। ठीक? निर्भर करता है, इस प्रकार स्पष्ट है कि सांस्कृतिक कारक प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों में मतलब उसको काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि जो सांस्कृतिक कारक होते हैं, वो किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संस्कृति से ही सामाजिक विकास होता है। तो कहीं न कहीं पे संस्कृति से सामाजिक जो संरचना होती है, वो संबंध रखती है। इसलिए जब भी सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, तो अधिकतर वो सामाजिक संस्कृति के कारण से होता है, क्योंकि जो संस्कृति होती है वो क्या करती है, इसको गति प्रदान करती है। संस्कृति क्या करती है, संस्कृति इसको बढ़ावा देती है। ठीक है? संस्कृति साथ ही साथ परिवर्तन पर नियंत्रण भी कसती है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।